रीजनरेशन के साथ, तो वहाँ हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। चेंज सिंपल सा है। पहली बात तो लेंस रीजनरेशन हम दो ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा। एक हमें मिलेगा ज़ीनोपस लेविस में, जो कि क्या है, एक फ्रॉग है के साथ साथ एन्यूरा का मेंबर है। एंड दूसरा हमें मिलेगा यूरोडेला के मेंबर में, सैलेमेंडर में। ठीक है, एक यूरोडेला का मेंबर है, एक एन्यूरा का मेंबर है, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आपको डिफरेंसेस आई होप क्लियर होंगे। कि ज़ीनोपस लेविस अगर एन्यूरा का है तो इसमें एडल्ट स्टेज में टेल नहीं दिखेगी, फ्रॉग है ना। एंड सैलेमेंडर इफ किसका है, यूरोडेला का, तो एडल्ट स्टेज में टेल दिखेगी। सो ज़ीनोपस लेविस और सैलेमेंडर दोनों के आई लेंस फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है, इसे ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे ये देखना है। सैलेमेंडर में जब भी आई लेंस का फॉर्मेशन होता है, किससे होगा, आइरिस पार्ट से होगा, डॉर्सल आइरिस भी नहीं, डॉर्सल आइरिस पार्ट से होगा। वहीं ज़ीनोपस लेविस में जो होता है वो कॉर्निया की मेम्ब्रेन से होता है, और वो कॉर्निया मेम्ब्रेन आउटर कॉर्निया की होती है। सो आउटर कॉर्निया मेम्ब्रेन से प्लस अंदर की तरफ भी एक इनर कॉर्निया मेम्ब्रेन होती है, इससे डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है। तो कॉर्नियल मेम्ब्रेन से इसमें, डॉर्सल आइरिस से इस। नाउ डॉर्सल आइरिस पार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा ऐसे होता है डॉर्सल आइरिस। ठीक है, ये लेयर कैसी है, यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे पिगमेंट्स दिखाई देंगे। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंट्स ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, पिगमेंट्स की वजह से ये लेयर क्या कहलाती है, पिगमेंटेड लेयर, यानी कि वर्णकित लेयर है। वर्णकित लेयर किसकी है, आइरिस की है। अब धीरे धीरे यहाँ से जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, राइट, यहाँ से जब डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगेगा तो यह जो पिगमेंटेड लेयर है ये धीरे धीरे डी पिगमेंटेड होने लगेगी, अवर्णकित होने लगेगी। नेक्स्ट स्टेप में देखोगे ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ वाली जो लेयर्स हैं ये तो पिगमेंटेड दिखेंगी, बट यहाँ पे कोई वर्णक दिखाई नहीं देगा। अब धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेज में क्या देखोगे, आगे वाली जो लेयर्स हैं वो इस तरह से बनने लगेंगी, ये बीच में इस तरह से। पीछे वाली सारी पिगमेंटेड वर्णकित, आगे वाली धीरे धीरे वर्णक विहीन हो रही हैं, डी पिगमेंटेड हो रही है। तो ये क्या हो गई, डी पिगमेंटेड या वर्णक विहीन। नीचे आगे की तरफ एक वेसिकल बना लिया और बीच में एक क्लेफ्ट है, तो इसको हम बोलते हैं आई क्लेफ्ट। बीच में एक डाइवर्जेंस है, भाई यहाँ पे कोशिकाएं हैं लेकिन यहाँ बीच में एक डाइवर्जेंस है, एक खड्डे नुमा आकृति बोल सकते हो, अलग करने वाली आकृति, इसको हम बोलते हैं आई क्लेफ्ट। नाउ आगे वाली लेयर्स वर्णक विहीन, डी पिगमेंटेड। सेकेंड स्टेप, इसके बाद ये जो चीज़ है ये और ज़्यादा प्रोलिफरेट करने लगेगी, ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ने लगेगी साइज़ में, एंड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, डी पिगमेंटेड तो रहेगी रहेगी, वर्णक विहीन तो रहेंगे ही रहेंगे। ये वर्णक वाले वर्णकित पिगमेंट अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है साइज, हो गया इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या बन रहे हैं, यानी कि इससे आगे जाकर लेंस बनेगा, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ लेंस वेसिकल। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं इसको, लेंस वेसिकल, क्योंकि इससे आगे जाकर लेंस का निर्माण होगा। अब नेक्स्ट स्टेज में देखोगे जब ये लेंस वेसिकल है ये और ज़्यादा साइज में बढ़ने लगेगी। कहाँ देखें, यहाँ देखते हैं, ये लेंस वेसिकल
पीछे का पोर्शन पूरा पिगमेंटेड, लेंस वेसिकल और ज़्यादा साइज़ में बढ़ेगी और यहाँ क्या बनने लग जाएंगे, फाइबर्स बनने लग जाएंगे लेंस के, ठीक है, इस तरह से फाइबर्स बनने लग जाएंगे। अब क्योंकि ये साइज़ में बढ़ती जा रही है तो एक स्टेप ऐसा आएगा इसके नेक्स्ट वाला जिसके अंदर ये डॉर्सल आइरिस, तो ये रह गई लेयर पिगमेंटेड पूरी, ठीक है। दूसरा जो लेंस है वो ये रह गया, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए और सेपरेट होने के बाद स्ट्रक्चर ऐसा। प्राइमरी फाइबर्स भी बोलते हैं इनको, लेंस के प्राइमरी फाइबर्स हैं, लेंस प्राइमरी फाइबर्स। सिंपल, क्या हो रहा है, डीपिगमेंटेशन हो रहा है पहले स्टार्टिंग में, डीपिगमेंटेशन के बाद क्लैफ्ट बन रहा है, क्लैफ्ट के बाद लेंस वेसिकल बन रही है, वेसिकल और ज़्यादा डेवलप हो रही है, प्राइमरी फाइबर्स बन रहे हैं, प्राथमिक तंतु बन रहे हैं, प्राथमिक तंतु के साथ साथ जब प्राथमिक तंतु बनेंगे तो और डेवलप होंगे तो सेकेंडरी फाइबर्स भी बनेंगे, द्वितीयक तंतु भी बनेंगे, लेंस के फाइबर्स, आइज़ के फाइबर्स। एंड नेक्स्ट स्टेप में दोनों अलग हो जाएंगे, डॉर्सल आइरिस पार्ट अलग हो गया और डॉर्सल आइरिस के साथ साथ लेंस इससे सेपरेट हो, अलग हो गया। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सैलेमेंडर में देखने को मिल रहा है। नाउ अब देखेंगे ज़ीनोपस लैविस में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ज़ीनोपस लैविस का फॉर्मेशन आइज़ का, ये लेयर है कॉर्निया की, इस तरह से लेयर होती है, ये लेयर कॉर्निया की, ठीक है। कॉर्निया की जब लेयर प्रेजेंट है तो एक हो जाती है आउटर कॉर्नियल लेयर, एक हो जाती है इनर कॉर्नियल लेयर, ठीक है, आउटर और इनर। ये हो गई आउटर, ये हो गई इनर, ठीक। अब ये जो इनर लेयर है ये धीरे धीरे थिकन होने लगेगी, थिकनेस होने लगेगी, यानी कि ये तो ऐसे कैसे प्रेजेंट है, ये लेयर में अपन को दिखेगी थिकनेस, यानी कि सेल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ये सेल्स बढ़ रहे हैं। ये सेल्स बढ़ गए, ये सेल्स बढ़ गए, ये सेल्स इंक्रीज हो गए, ये सेल्स इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से सेल्स का इंक्रीज होना देखा जाता है। नाउ क्योंकि हमने बोला कि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे एक वेसिकल बन रही है, ठीक है, जैसे वहाँ पे लेंस वेसिकल बन रही थी वैसे यहाँ पे भी एक वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, वेसिकल बन रही है। अब इसी वेसिकल को देखोगे तो वेसिकल धीरे 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 और इनलार्ज होने लगेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे हम, ये लेयर ऊपर वाली, ये लेयर नीचे वाली और थिक हो रही है और वेसिकल और बड़ी हो रही है। वेसिकल को बनाना है ना, तो वेसिकल धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई और वही फॉर्मेशन स्टेप है, वही यहाँ पर भी प्राइमरी फाइबर्स, सेकेंडरी फाइबर्स बनने लगेंगे। लास्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ पे कॉर्निया लेयर तो ऊपर रह जाएगी, अब लेंस यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप हम देखते हैं यहीं पे। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इसके वेसिकल बड़ी, ये लेयर कंप्लीट, ठीक है, और ये लेयर नीचे, ये बन गया सेपरेट लेंस, ठीक है, सेपरेट लेंस। सो सेपरेट हो गया कॉर्निया से। तो कॉर्निया मेम्ब्रेन से ज़ीनोपस लेविस में आई लेंस का फॉर्मेशन है और आइरिस से किस में फॉर्मेशन है, सैलेमेंडर में। दोनों में हो क्या रहा है, आई लेंस का निर्माण। आई लेंस के निर्माण में प्राइमरी फाइबर्स भी बनते हैं, सेकेंडरी फाइबर्स भी बनते हैं और इस तरह से फॉर्मेशन आगे प्रोसीड करता है। नाउ नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप आई लेंस बनाओगे तो आई लेंस के निर्माण में एक प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जिसको आप बोलते हो क्रिस्टलिन प्रोटीन,
ठीक है, किसी भी आइलैंड्स में एक क्रिस्टलिन प्रोटीन ज़रूर प्रेजेंट रहता है। एंड क्रिस्टलिन प्रोटीन्स जो होते हैं ये 4 टाइप के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, ए बी जी डी है, ए बी सी डी नहीं है, जी डी। और जी वाला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है, देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, आइलैंड्स जब भी बनता है तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन का फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के कारण क्रिस्टलाइन लेंस जो है बन पा रहा है या लेंस का फॉर्मेशन हो पा रहा है। राइट, नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर्स जो रीजनरेशन को अफेक्ट करते हैं। रीजनरेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर आएगा टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर में चेंज होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है सपोज, तो उस कंडीशन में रीजनरेशन प्रभावित होता है, चेंज होता है रीजनरेशन। एंड इस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर अनुकूल टेम्परेचर है, फेवरेबल टेम्परेचर है, तो पुनरुद्भवन होगा, लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ने लगेगा तो पुनरुद्भवन धीरे धीरे कम होने लगेगा या चेंज हो जाएगा रेट। ठीक है, सेकंड बात करेंगे हम ऑक्सीजन सप्लाई की। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ऑब्वियस सी बात है एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई सही नहीं है, बट अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो ब्लास्टेमा की जो साइज़ होगी वो भी ज़्यादा होगी, प्रमुकुल की जो साइज़ है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। थर्ड कंडीशन, विटामिन ए की प्रेजेंस में भी रीजनरेशन पावर इंक्रीज हो सकती है, लेकिन जिनमें रीजनरेशन पावर है उन्हीं में इंक्रीज होगी। हमारे अंदर हम विटामिन ए की हेल्प से रीजनरेशन पावर को इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी रीजनरेशन पावर में अफेक्ट आ सकता है, एक नॉर्मल रीजनरेशन पावर नहीं रहेगी। नेक्स्ट, फूड की बात करते हैं, तो फूड की वजह से भी, इफ़ फूड एम्पल अमाउंट में है तो फूड एम्पल अमाउंट में होने के कारण रीजनरेशन प्रॉपरली होगा, बट जहाँ फूड का स्कैसिटी हो जाएगी, फूड की कमी हो जाएगी, वहाँ पे रीजनरेशन पावर अगेन अफेक्ट हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रीजनरेशन फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। थैंक यू।